Bismillahirrahmanirrahim. I am Parvez Iqbal and today I am going to discuss descriptive research. इससे पहले जब मैंने हिस्टोरिकल रिसर्च के हवाले से बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि हिस्टोरिकल रिसर्च इज़ द स्टडी ऑफ द पास्ट इवेंट्स। आज जब हम बात कर रहे हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज़ द स्टडी ऑफ द प्रेजेंट इवेंट्स। आज के हालात व वाक़यात का मुताला या आज के मौज़ूआत पर तहकीक करना डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहलाता है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग डेटा in order to test hypotheses or to answer questions concerning the current status of the subject of the study. Current status of the subject of the study से क्या मुराद है कि जो भी हमारा मौज़ूए तहकीक है उसकी मौजूदा सूरत हाल जो है उसका मुताला करना डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल असेसमेंट ऑफ द कंप्यूटर लैब्स इन हाई स्कूल्स के अंदर कंप्यूटर लैब्स की असेसमेंट करना, उसका जायज़ा लेना, उसका तज्ज़िया करना। इन द सेम वे एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द साइंस लेबॉर्ट्रीज ऑफ द हाई स्कूल्स की साइंस लेबॉर्ट्रीज को इन्वेस्टिगेट करना। एंड इन द सेम वे टू स्टडी द प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टूडेंट्स या टू स्टडी द प्रॉब्लम्स ऑफ द टीचर्स। ये सारे वो मौज़ूआत हैं जिनका ताल्लुक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के साथ है। Typical descriptive studies are concerned with assessment of attitude. जो डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ हैं इनका ताल्लुक किस चीज़ से है? असेसमेंट ऑफ एटीट्यूड। कि हम एटीट्यूड्स की पैमाइश करते हैं, उसकी मेजरमेंट करते हैं, उसको असेस करते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक स्टडी करते हैं एटीट्यूड ऑफ टीचर्स टूवर्ड टीचिंग प्रोफेशन और एटीट्यूड ऑफ डॉक्टर्स टूवर्ड्स द मेडिकल प्रोफेशन और एटीट्यूड ऑफ इंजीनियर्स टूवर्ड देयर प्रोफेशन। तो ये जितने भी एटीट्यूड के असेसमेंट्स हैं दीज आर ऑल द पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टडीज। इन द सेम वे ओपिनियंस की असेसमेंट, ओपिनियन फॉर एग्जांपल हम ये देखते हैं कि मुआशरे के अंदर जो लोग मौजूद हैं उनकी मौजूदा हुकूमत के हवाले से क्या ओपिनियन है, जो मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं उसके हवाले से उनका क्या नज़रिए है, क्या राय रखते हैं। तो ये भी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है। डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन का ताल्लुक जो है वो आबादी की मालूमात से मुतालिक होता है। और आप जानते हैं ये जो हमारे सर्वेज होते हैं, सेंसस सर्वे, जिसके अंदर हम आबादी की मालूमात कलेक्ट करते हैं, ये भी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है। हम देखते हैं कि कुल आबादी कितनी है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ हैं, कितने रोज़गार हैं, कितने बेरोज़गार हैं, और इन द सेम वे कितने क्वालिफाइड हैं, कितने क्वालिफाइड नहीं हैं, कितने लोगों के पास घर हैं, कितने लोगों के पास घर नहीं है। ये सारी डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन है। तो ये डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशंस को भी हम डिस्क्रिप्टिव जो रिसर्च है उसके अंदर स्टडी करते हैं। कंडीशंस एंड प्रोसीजर्स, और कंडीशंस और प्रोसीजर्स का मुतालिया भी ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का हिस्सा है। फॉर एग्जांपल हम अगर ये देखें कि स्कूल्स के अंदर जो फंड्स हैं उनको खर्च करने के क्या तरीके हैं, तो ये भी डिस्क्रिप्टिव स्टडी बनती है या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है। Descriptive data are usually collected through a questionnaire, interview और observation. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर जो हम डाटा इकट्ठा करते हैं वो किन आलात के ज़रिए करते हैं, किन इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए करते हैं, वो हम क्वेश्चनेयर, सवालनामा, इंटरव्यू या ऑब्जर्वेशन के ज़रिए डाटा जो है वो इकट्ठा करते हैं। एग्जाम्पल्स मैंने पहले भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स आपके सामने रखी हैं, इस स्लाइड को भी पढ़ते हैं। हाउ डू सेकेंड ग्रेड टीचर्स स्पेंड देयर टाइम। जो सेकंड ग्रेड टीचर्स हैं, सेकंड ग्रेड टीचर्स से मुराद है कि दूसरी क्लास को या दूसरे ग्रेड को पढ़ाने वाले असातिज़ा वो अपना वक्त कैसे गुजारते हैं। हाउ विल सिटीजन्स ऑफ मुल्तान वोट इन द नेक्स्ट इलेक्शन। मुल्तान के जो सिटीजन्स हैं, शहरी हैं, वो अगले इलेक्शन में अपना वोट किस तरह कास्ट करेंगे, ये भी डिस्क्रिप्टिव स्टडी है। हाउ डू पेरेंट्स फील अबाउट 12 मंथ स्कूल ईयर। जो वालिदैन हैं, बच्चों के वालिदैन हैं, वो स्कूल ईयर के मुतालिक उनकी राय क्या है। हाउ दे फील कि ये जो है इसके अंदर बच्चों की एक्टिविटीज़, जब पढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है, बच्चों का वर्कलोड ज़्यादा है, उनको काम ज़्यादा मिलता है,
तो या उनका जो एकेडमिक सेशन है वो हैवी है, तो वो स्कूल ईयर के मुतालिक जो पेरेंट्स हैं उनके ख्यालात को जांचना, ये भी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का हिस्सा है। इसके स्टेप्स की तरफ आते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के। वेरी सिंपल, शुरू से हम बात करते आ रहे हैं स्टेप्स की हर रिसर्च में, तो इसमें भी देखते हैं कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के स्टेप्स क्या हैं। नंबर 1 इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। सबसे पहले प्रॉब्लम का तयन किया जाता है कि हमने किस मौजू के ऊपर बहस करनी है। देन इज द लिटरेचर रिव्यू। फिर हम लिटरेचर रिव्यू की बात करते हैं, और लिटरेचर रिव्यू में क्या करते हैं, जिस भी मौजू से मुतालिक या प्रॉब्लम के हवाले से हम रिसर्च करने जा रहे होते हैं उससे मुतालिक हम लिटरेचर का मुतालिया करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले मिसाल दी थी, असेसमेंट ऑफ कंप्यूटर लैब्स ऑफ हाई स्कूल्स, अगर हमारा ये मौजू है जिस पर हम तहकीक कर रहे हैं, तो इसमें लिटरेचर रिव्यू क्या होगा, कंप्यूटर लैब्स के हवाले से होगा कि कंप्यूटर लैब्स का जो स्टैंडर्ड है वो क्या है, इसकी पैमाइश कितनी होनी चाहिए, यूनिवर्सली क्या स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं, एसओपीज क्या हैं, कि इसकी विड्थ लेंथ क्या होगी, इसमें पढ़ाने वाला जो टीचर होगा या प्रैक्टिकल परफॉर्म करवाने वाला टीचर या कंप्यूटर पढ़ाने वाला टीचर, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, इक्विपमेंट्स कितने होंगे, कितने यूनिट्स पड़े होंगे। तो ये सारी चीज़ों से मुतालिक जो है जो हम मुतालिया करते हैं उसको हम लिटरेचर रिव्यू कहते हैं, ठीक है ना। और तीसरा जो इसके अंदर स्टेप है दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेसिस। हम कोई ना कोई मफरूजा बनाते हैं, कायम करते हैं। देखिए रिसर्च के अंदर हम उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक हम हाइपोथेसिस नहीं डेवलप करते। तो इसके अंदर जो है हम एक हाइपोथेसिस या मफरूजा कायम करते हैं। मफरूजे से मुतालिक जो है डिटेल हम हाइपोथेसिस का जब टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके अंदर इसको हम स्टडी करेंगे। तो इसमें हम मफरूजा कायम करते हैं और उसके बाद जो है हम पॉपुलेशन का तयन करते हैं कि हमने किस ग्रुप के ऊपर रिसर्च करनी है। जिस ग्रुप के ऊपर रिसर्च करनी होती है उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज द पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन फॉर एग्जांपल, पॉपुलेशन की तादाद अगर ज्यादा हो तो फिर हम उसमें से एक छोटा पार्ट ले लेते हैं फॉर द पर्पज ऑफ रिसर्च स्टडी, जिसको हम सैंपल कहते हैं। तो पॉपुलेशन को डिटरमिन करते हैं कि हमारी पॉपुलेशन क्या है, कुल तादाद कितनी है, फिर उसमें से एक छोटा साइज ले लेते हैं। पॉपुलेशन में कुछ अफराद का या कुछ स्कूलों का इंतखाब करते हैं जिसको हम सैंपल कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है जी डेवलपमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जाहिर सी बात है, मैंने पहले भी बात की थी कि रिसर्च जो है वो अदाद शुमार का गोरख धंधा है। अगर रिसर्च के अंदर अदाद शुमार नहीं होंगे तो हम उसको रिसर्च ही तस्लीम नहीं करते। तो इंस्ट्रूमेंट वो आला है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, हम डाटा इकट्ठा करते हैं। तो जिस तरह मैंने पहले बात की कि कौन कौन सी इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करते हैं हम इसके अंदर, हम क्वेश्चनेयर इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इंटरव्यू इस्तेमाल कर सकते हैं, हम ऑब्जर्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो भी इंस्ट्रूमेंट हम इस्तेमाल करें दैट शुड बी वैलिड एंड रिलायबल। तो इंस्ट्रूमेंट के बाद नेक्स्ट स्टेप है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जब हमने इंस्ट्रूमेंट बना लिया तो उसके बाद उसको हमने एडमिनिस्टर करना है। एडमिनिस्टर करने से क्या मुराद है कि ये जो हमने इंस्ट्रूमेंट बना लिया, फॉर एग्जांपल हमने क्वेश्चनेयर बना लिया, तो ये हमने किसको देना है, कितने टाइम के लिए देना है, व्हेन, होम एंड हाउ, और किस तरीके से देना है। क्या हमने पर्सनली उन तक पहुंचाना है या बाई डाक भेजना है, कब देना है, किसको देना है और किस तरीके से देना है। दैट इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ये क्या है, दिस इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। देन स्कोरिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जब हमने इंस्ट्रूमेंट एडमिनिस्टर कर लिया है, सवालनामा दिया है लोगों को उनकी राय लेने के लिए या अपने मौजू पर तहकीक करने के लिए, तो फिर उसकी हम स्कोरिंग करेंगे। और ये जो है स्कोरिंग जो है या उसकी मार्किंग जो है, इट शुड बी वेरी ऑब्जेक्टिव। ये तासुब से पाक होनी चाहिए, इसमें किसी किस्म की रू रियायत या इसके अंदर किसी किस्म का तासुब जो है वो शामिल नहीं होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है पायलट टेस्टिंग। जब हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट बना लेते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग द डाटा, तो उसकी हम पायलट टेस्टिंग करते हैं। पायलट टेस्टिंग से ये मुराद है कि हम अपने इंस्ट्रूमेंट को ऐसे लोगों के ऊपर अप्लाई करते हैं जो सैंपल का हिस्सा नहीं है।
उनको देते हैं, उनसे अपना सवालनामा फिल करवाते हैं या जो भी इंस्ट्रूमेंट है उनको देते हैं। तो जब वो लोग ये परफॉर्मा फिल करते हैं अदर देन द सैंपल, ये लोग कौन होते हैं जो सैंपल का हिस्सा नहीं होते, अदर देन सैंपल होते हैं। तो अब फिर जो है हमें पता चलता है, वो लोग बताते हैं अगर कोई कमी कोताही हो, रह गई हो, या किसी सवालनामे में या किसी क्वेश्चन के अंदर कोई कंफ्यूजन रह गई हो, तो वो हमें बताते हैं, जिससे हम अपने सवालनामे को या अपने इंस्ट्रूमेंट को बेहतर करते हैं। इसी को हम पायलट टेस्टिंग कहते हैं। जब हमारे पास डाटा कलेक्ट हो जाता है तो फिर हम उसको एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं, एनालाइज करते हैं। एनालिसिस से मुराद है कि हम उसको स्टैटिस्टिकली एनालाइज करते हैं, हम उसके ऊपर स्टैटिस्टिक्स के फार्मूले अप्लाई करते हैं। समटाइम्स हो सकता है हम उसकी परसेंटेज निकालें, समटाइम्स हो सकता है हम उसका उससे एवरेज निकाल लें, समटाइम्स हम उस पर स्टैंडर्ड डेविएशन अप्लाई करते हैं, समटाइम्स हम उसके ऊपर टी टेस्ट या जी टेस्ट अप्लाई करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ डाटा। तो हम उसको एनालाइज करते हैं और उससे कोई ना कोई मतलब अखज़ करते हैं। और फाइनल जो इसका स्टेप है दैट इज़ द रिपोर्ट राइटिंग। और जब सारी तहकीक मुकम्मल कर लेते हैं तो उसके बाद हम रिपोर्ट राइटिंग करते हैं, अपनी रिसर्च की रिपोर्ट लिखते हैं, जिसको रिपोर्ट राइटिंग कहा जाता है। टाइप्स क्या हैं जी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की? तो 4 मेजर टाइप्स की मैंने यहाँ पे बात की है। नंबर 1 इज केस स्टडी, नंबर 2 इज सर्वे रिसर्च, नंबर 3 इज कंटेंट एनालिसिस एंड नंबर 4 इज एथनोग्राफिक रिसर्च। सबसे पहले हम बात करेंगे जी केस स्टडी की। A case study has been described as an intensive systematic investigation of a single individual or group or community or some other unit in which the researcher examines in-depth data related to the several variables। ये वो स्टडी है जिसके अंदर हम एक डिटेल्ड रिसर्च करते हैं, एक इंटेंसिव और सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं। किसकी करते हैं? वो सिंगल इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो एक ग्रुप भी हो सकता है, वो कम्युनिटी भी हो सकती है, या कोई और यूनिट हो सकता है। तो उसकी इन डिटेल स्टडी को हम केस स्टडी कहते हैं। एग्जाम्पल अ केस स्टडी ऑफ अ स्कूल, कोई एक स्कूल लें और उसकी हम इन डेप्थ स्टडी करें तो इट विल बी अ केस स्टडी। मिसाल के तौर पे हम कोई एक स्कूल लें, उसमें देखें जी कि पिछले 10 साल में स्टूडेंट्स की एनरोलमेंट में क्या रुझान पाया जाता है, क्या 10 साल में एनरोलमेंट मुसलसल बढ़ रही है या कम हो रही है, असातिज़ा की रिक्रूटमेंट जो है पहले से बेहतर है, ज़्यादा है या कम है, असातिज़ा की क्वालिफिकेशन पहले से कम है, ज़्यादा है, स्कूल के 10 साल के रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, बेहतर हैं या अच्छे नहीं आ रहे। तो ये एक कंप्लीट स्टडी जिसको हम कह रहे हैं इन डेप्थ स्टडी, या जिसको हम इंटेंसिव स्टडी कह रहे हैं किसी एक यूनिट की, उसको हम केस स्टडी कहते हैं जी। देन देयर इज अ सर्वे रिसर्च। सर्वे रिसर्च क्या है? इन रिसर्च ऑफ ह्यूमन सब्जेक्ट्स। ह्यूमन सब्जेक्ट्स ये शायद आप लोगों के सामने ये लफ्ज़ बार बार आएगा सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट क्या होते हैं? जिन अफराद के ऊपर रिसर्च की जाती है उनको हम सब्जेक्ट कहते हैं। इन रिसर्च ऑफ ह्यूमन सब्जेक्ट्स a survey is a list of questions aimed at extracting specific data from a particular group of people. Survey may be conducted by phone, mail, via the internet, and sometimes face-to-face on busy street corners or in malls. सर्वे रिसर्च के मतलब आपने सुना होगा, मैंने पहले भी बात की है कि आबादी का हम सर्वे करते हैं। हमारे यहाँ 10 साल के बाद जो है आबादी का सर्वे किया जाता है, तो हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन लोगों से पूछते हैं और उसके लिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर सकते हैं। मैंने पहले भी बताया कौन सी इंफॉर्मेशन उनसे पूछते हैं सर्वे में। फॉर एग्जांपल कि उनके सोर्सेज ऑफ इनकम क्या हैं और उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनके पास रहने की जगह है या नहीं है। तो इस किस्म की इंफॉर्मेशन जो है हम कलेक्ट करते हैं लोगों से, और इसी को हम सर्वे रिसर्च कहते हैं। और एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया है कि हम जो सेंसस सर्वे करते हैं 10 साल के बाद आबादी का सर्वे करते हैं। दूसरी एग्जाम्पल इसकी स्कूल फैसिलिटीज़ की हो सकती है। अ सर्वे ऑफ स्कूल फैसिलिटीज़, कि हम स्कूल्स में देखें कि कौन कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और कौन कौन सी फैसिलिटीज़ जो हैं वो अवेलेबल नहीं है, कितने तलबा कितने हैं, उनके लिए टीचर्स कितने हैं, उनके लिए फर्नीचर कितना है, उनके लिए वॉशरूम्स हैं या नहीं है, उनका एनवायरनमेंट कैसा है। तो ये स्कूल फैसिलिटीज़ को जांचना जो है ये भी सर्वे के ज़ुमरे में आता है। सो दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ
सर्वे ऑफ स्कूल फैसिलिटीज। ये भी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की एक मिसाल है। हाँ जी, अब हम बात करेंगे कंटेंट एनालिसिस की। कंटेंट एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड कम्युनिकेशन आर्टिफैक्ट्स which might be text of various formats, pictures, audios, or video. Social scientists use content analysis to examine patterns in communication in a replicable and systematic manner. हाँ जी, कंटेंट एनालिसिस है। कंटेंट एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। जैसे मैंने नीचे मिसाल बयान की हुई है, पहले उसको पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल में मैंने लिखा है कंटेंट एनालिसिस ऑफ द टेक्स्ट बुक ऑफ बायोलॉजी फॉर ग्रेड 10। 10वीं क्लास की जो बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक है उसके कंटेंट्स का जायजा लेना। जी, क्या जायजे में हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि फॉर एग्जांपल कि बायोलॉजी की बुक है, इसका टाइटल कैसा है, इसके पेजेस की क्वालिटी कैसी है, इसकी प्राइस कितनी है, इसके कंटेंट्स क्या हैं, क्या इनके कंटेंट्स के अंदर ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है, क्या ये कंटेंट्स बच्चों की दिलचस्पी के मुताबिक हैं, उनके जहनी मेयार के मुताबिक हैं। तो इन सब चीज़ों का जायजा लेना, दिस इज़ द कंटेंट एनालिसिस, कि जो कंटेंट्स हैं उसको हम देखते हैं और उसका तज्जिया करते हैं कि ये क्या बच्चों की जो जहनी इस्तेदाद है उसके मुताबिक हैं या नहीं है। और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर देखते हैं कि इसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या ठीक है, क्या जिस मौजू को पहले पढ़ाना चाहिए था वो पहले पढ़ाया गया है और बाद में आने वाले को बाद में पढ़ाया गया। ये तो नहीं है कि कहीं बाद में आने वाले जो मौजूआत जिनको बाद में पढ़ाना चाहिए तो उनको पहले पढ़ा दिया गया और पहले वालों को बाद में। तो दिस इज द कंटेंट एनालिसिस। ये भी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की एक किस्म है। अच्छा जी, इसमें जो हम आखिरी बात करेंगे इसकी टाइप्स में, दैट इज द एथनोग्राफी। एथनोग्राफी इज अ ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी and is the systematic study of cultural patterns and perspectives of participants in natural setting. It explores culture, set of attitudes, values, concepts, beliefs and practices shared by members of the group. ये एथनोग्राफी जो है, दिस इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ कल्चरल पैटर्न्स। किसके कल्चरल पैटर्न? एक खास तबके के, एक खास तबका का जो कल्चरल पैटर्न है उसको स्टडी करना एथनोग्राफी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टडी ऑफ फैमिली लाइफ ऑफ टीचर्स। तो हमने यहाँ इस स्टडी में टीचर्स की फैमिली लाइफ को कंसंट्रेट किया, उसको स्टडी करना। ये पूरी सोसाइटी का एक तबका है टीचर्स, तो उनकी फैमिली लाइफ को स्टडी करना कि उनके एटीट्यूड्स क्या हैं, वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं, और उनकी वैल्यूज़ क्या हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स और बिलीव्स क्या हैं, वो कौन सी प्रैक्टिस शेयर करते हैं। तो एक ख़ास तबके के हवाले से जो कल्चरल पैटर्न्स को हम स्टडी करते हैं, दैट इज़ द एथनोग्राफी। जी, ये मौजू मुकम्मल हुआ और इसके साथ ही हम एक और दूसरा मौजू जो है उसको स्टडी करते हैं और वो क्या है, दैट इज़ द कोरिलेशनल रिसर्च। हाँ जी, इसकी देखते हैं जी, ये इसकी डेफिनेशन क्या है। कोरिलेशनल रिसर्च इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग डाटा इन ऑर्डर टू डिटरमिन वेदर एंड टू व्हाट डिग्री अ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन टू और मोर क्वांटिफाइबल वेरिएबल्स। हाँ जी, कोरिलेशनल रिसर्च क्या है? दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को देखना कि रिलेशनशिप मौजूद है या नहीं है, और अगर मौजूद है तो किस हद तक रिलेशनशिप मौजूद है, इसी को हम कोरिलेशनल रिसर्च कहते हैं। ठीक है, दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को फाइंड आउट करना। अच्छा जी, मिसाल मैं आपको मिसालें देता हूं जी इसमें कोरिलेशनल रिसर्च में। द रिलेशनशिप बिटवीन मार्क्स ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल असेसमेंट। अगर हम ये देखें कि बच्चों के जो इंटरनल असेसमेंट में कितने मार्क्स हैं और एक्सटर्नल असेसमेंट में कितने मार्क्स हैं, और क्या उनकी इन मार्क्स के अंदर रिलेशनशिप मौजूद है, तो ये क्या है, दिस इज अ टॉपिक ऑफ कोरिलेशनल रिसर्च। अच्छा, इसमें मैं इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। तो रिलेशनशिप से क्या मुराद है? रिलेशनशिप से ये मुराद है कि अगर इंटरनल असेसमेंट में तालिब इल्म के ज्यादा नंबर हैं तो क्या एक्सटर्नल असेसमेंट में भी ज्यादा हैं, या वाइस वर्सा कि इंटरनल असेसमेंट में कम है तो क्या एक्सटर्नल असेसमेंट में भी कम है। तो ये तहकीक करना, ये कोरिलेशनल रिसर्च कहलाता है। इसकी और एग्जांपल्स, द रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड सेल्फ एस्टीम। ये भी दो वेरिएबल्स हैं, इनके दरमियान रिलेशनशिप को फाइंड आउट करना, ये भी
कोरिलेशन रिसर्च है। द रिलेशनशिप बिटवीन एंजाइटी एंड अचीवमेंट, एंजाइटी और अचीवमेंट के दरमियान रिलेशनशिप को फाइंड आउट करना, ये भी जो है वो एग्जाम्पल है कोरिलेशन रिसर्च की, कि एंजाइटी अगर ज्यादा है तो क्या अचीवमेंट भी ज्यादा होगी, और ये एंजाइटी कम होती है तो क्या अचीवमेंट भी कम होगी। तो ये दीज आर ऑल द टॉपिक्स आर द पॉइंट्स ऑफ कोरिलेशन रिसर्च। ये वो मौजूआत हैं जो कोरिलेशन रिसर्च के जुमरे में आते हैं। अच्छा जी, ये हमने बात की कोरिलेशन की, मैंने बहुत दफा ये लफ्ज रिपीट किया है। तो कोरिलेशन जो है, हाँ जी, कोरिलेशन से मुराद क्या है? देखें यहाँ पे दो वेरिएबल्स हमने लिए हुए, स्कोर्स इन मैथ्स एंड स्कोर्स इन फिजिक्स, ठीक है ना। ये हमारे पास 5 स्टूडेंट हैं जी, ठीक है, से ABCDE 5 स्टूडेंट्स हैं, और उसमें से जो पहला स्टूडेंट है उसके हमने 5 नंबर का टेस्ट लिया हुआ जी, मैथ्स का भी और फिजिक्स का भी, ठीक है। तो जिस बच्चे के मैथ में 1 नंबर है उसका फिजिक्स में भी 1 नंबर है, जिस मैथ में 2 नंबर हैं उसके फिजिक्स में भी 2 नंबर है, जिसके मैथ में 3 नंबर हैं उसके फिजिक्स में भी 3 नंबर है, जिसके मैथ में 4 नंबर हैं उसके फिजिक्स में भी 4 नंबर है, जिसके मैथ में 5 नंबर है फिजिक्स में भी 5 नंबर है। आई हैव पुट इन फ्रंट ऑफ यू वेरी सिंपल स्टैटिस्टिक्स, बड़े सिंपल से आदाद लिख रखे हैं ताकि आप समझ जाएं। अच्छा जी, अब इस स्कोर्स के ऊपर आप नजर दौड़ाएंगे तो आपको महसूस होगा कि जिस बच्चे के मैथ में सबसे कम है उसके फिजिक्स में भी सबसे कम है, और जिसके बच्चे के मैथ में सबसे ज्यादा है उसके फिजिक्स में भी सबसे ज्यादा है। तो इट शोज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ये क्या है? परफेक्ट है, ठीक है ना। जो सबसे कम है मैथ में वो फिजिक्स में भी सबसे कम है, और जो मैथ में सबसे जिसके ज्यादा है उसके फिजिक्स में भी ज्यादा है। तो ये कोई आइडियलिस्टिक रिलेशनशिप है ये, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। एक में ज्यादा है तो दूसरे में भी ज्यादा है, एक में कम है तो दूसरे में भी कम है। जब ये सूरत हाल होती है तो अगर हम स्टैटिस्टिकली इसको कैलकुलेट करें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तो इसका आंसर +1 आता है, जो कि मैंने ऊपर लिखा हुआ है। इसको अगर हम, वैसे तो ये नजर आ रही है, पिक्चर नजर आ रही है कि परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, लेकिन इसको अगर हम स्टैटिस्टिकली कैलकुलेट करें तो इसका आंसर कितना आएगा? +1। +1 मीन्स परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अगली तरफ चलते हैं जी, नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखें, अब सूरत हाल कुछ उलट है कि जिसके मैथ में सबसे कम है उसके फिजिक्स में सबसे ज्यादा है, और जिसके मैथ में सबसे ज्यादा है उसके फिजिक्स में सबसे कम है। तो इनवर्स ये नेगेटिव कोरिलेशन है, और ये परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है। कौन सी है? परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। और इसको जब हम स्टैटिस्टिकली इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी कोरिलेशन कितनी आएगी? -1। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब दोनों सूरतों को आप जहन में रखें, एक तरफ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन और दूसरी तरफ क्या है? परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। और इन दो परफेक्ट्स के दरमियान बाकी डिग्रीज भी हैं, तो वो इन दोनों के दरमियान में होंगी। वो कहां होंगी? क्योंकि ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस में हैं। अगर कोई और कोरिलेशंस होगी तो वो इन बिटवीन दीज टू होगी। तो इन बिटवीन दीज टू क्या है? ये इस स्लाइड में देखें जी, वेरी इंपॉर्टेंट समझने वाली स्लाइड है, और गौर से आप इसको समझिएगा। अच्छा जी, 2 स्लाइड्स के बाद जो है ये एक तीसरी स्लाइड मैंने बनाई है, जिसमें स्टूडेंट्स के स्कोर्स मैंने शो किए मैथ्स में और फिजिक्स में। यहाँ रैंडम सूरत हाल है, और अगर इस रिजल्ट्स के ऊपर आप नजर दौड़ाएं तो आप जिस तरह पहले हम खुद ही कैलकुलेट कर लेते थे, नजर आता था कि ये परफेक्ट कोरिलेशन है, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे जो डाटा है वो रैंडम है, और कोई सूरत हाल हमें वाजे नजर नहीं आती। लेकिन इसको जब हम स्टैटिस्टिकली कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर कितना आ रहा है, इसकी कोरिलेशन कितनी आ रही है? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0.1 +0.1। ठीक होगी बात।
तो जब रैंडम डाटा आएगा तो उसके अंदर जो रिलेशनशिप है उसको हम कैलकुलेट करेंगे थ्रू द फार्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, और इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो ये क्या आया, +0.1। ठीक होगी बात। अच्छा जी, वो जो मैं कह रहा था कि नेक्स्ट स्लाइड आप बड़े गौर से देखेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये इसको देखते हैं जी, नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं जी। और वो स्लाइड जो है वो ये स्लाइड है जी। अच्छा जी, अगर आप बिल्कुल राइट साइड पे देखेंगे तो नीचे की तरफ लिखा हुआ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, जिसको +1 कहा, ये एक स्लाइड में मैंने दिखाया था कि अगर डाटा इस किस्म का होगा तो ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। और मेरे लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है परफेक्ट इनवर्स कोरिलेशन या परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, -1 से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो ये मैंने जो आपको बता रहा था, दो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, और बाकी डिग्रीज कोरिलेशन की अगर एग्जिस्ट करती हैं तो दे विल एग्जिस्ट इन बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम पोजीशंस, +1 और -1 के दरमियान होंगी, क्योंकि ये एक्सट्रीम है तो बाकी डिग्रीज कोरिलेशन की वो इनके दरमियान में होंगी। अब इनके दरमियान में क्या है, देखें, जब भी आप कोरिलेशन फाइंड आउट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो इसकी वैल्यूज यही आ सकती हैं जो मैंने आपके सामने लिख दी हैं। एक तरफ +1 हो सकता है, एक तरफ -1, और बाकी डिग्रीज जो हैं मैंने देखें, राइट साइड से शुरू करें तो +1, और दरमियान में क्या है, 0। दरमियान में क्या है, 0। 0 मीन नो कोरिलेशन। ठीक है, तो 0 से राइट की तरफ चलेंगे तो +0.1, +0.2, +0.3, +0.4, +0.5, +0.6, +0.7, +0.8, +0.9 और फिर +1। ये जो है ये सारी पॉजिटिव कोरिलेशन है। ठीक है, और दूसरी तरफ चलेंगे तो ये नेगेटिव कोरिलेशन है। तो इसमें अब मैंने हर साइड पे 3 जो है इसके रैंकिंग कह लें बना दी है, कि जो +0.1, +0.2, +0.3 जो आप 0 के करीब देख रहे हैं राइट साइड पे, ये लो पॉजिटिव कोरिलेशन को शो करता है। ठीक है, और उसके बाद जो है +0.4, +0.5, +0.6 और चलें 6 तक कर लें, ये मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन से मुराद ये है कि अगर एक में नंबर ज्यादा है तो दूसरे में भी ज्यादा है। ठीक है, तो डिग्रीज इसकी डिफरेंट है। और तीसरी जो पोजीशन है वो क्या बनती है, +0.7, +0.8, +0.9, ये हाई पॉजिटिव कोरिलेशन है कि एक में ज्यादा है तो दूसरे में भी ज्यादा है। लो पॉजिटिव कोरिलेशन क्या कहता है, एक में ज्यादा है तो दूसरे में भी ज्यादा है लेकिन कम कम है। और हाई पॉजिटिव कोरिलेशन क्या शो करती है कि एक में अगर ज्यादा है तो दूसरे में भी ज्यादा है। इसी तरीके से अगर आप 0 से लेफ्ट की तरफ देखेंगे तो पहली 3 जो इसके अंदर वैल्यूज हैं, -0.1, -0.2, -0.3, दीज शो लो नेगेटिव कोरिलेशन, कि अगर एक में ज्यादा है तो दूसरे में कम है, लेकिन ये रिलेशनशिप जरा कम कम का है। इस तरीके से -0.4, -0.5, -0.6, these show moderate negative correlation. और -0.7, -0.8, -0.9, it shows high negative correlation. High negative correlation से क्या मुराद है कि एक सब्जेक्ट में ज्यादा है तो दूसरे में कम है। और परफेक्ट इनवर्स कोरिलेशन और परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन ये मैं पहले आपको बता चुका हूं। तो इसको आप स्टडी करें, इसको देखें। और आमतौर पे ये पूछा जाता है खासकर एमसीक्यूज में कि बताएं जी +0.2 अगर वैल्यू आ रही है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की तो इससे क्या मुराद है, तो इससे मुराद है लो पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर -0.8 रिलेशनशिप बताई जा रही है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू बताई जा रही है, तो इससे क्या मुराद है, इट मींस हाई नेगेटिव कोरिलेशन, कि एक में ज्यादा है तो दूसरे में कम है। ये कोरिलेशन था जी। और ये वो स्टडी है जिसके अंदर हम दो वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको फाइंड आउट करते हैं। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया जी।